गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम अभी तक जितना कर चुके हैं एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस स्टडी में सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उस चैप्टर में हमने देखा था इंट्रोडक्टरी, मैनेजमेंट का प्रारंभिक मतलब उसका परिचय, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इसकी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन में हमने सारी डेफिनेशंस को पूरे को अच्छे से देखा था और उसमें से 2 डेफिनेशन मैंने अच्छे से आपको करने के लिए कही थी। देन इसेंस ऑफ कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, फिर रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी, दोनों में डिफरेंस था, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स के 8 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ये भी हमने देखा था, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न इकोनॉमी और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। इसके भी सारे पॉइंट हम देख चुके हैं, इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो प्रबंध की प्रकृति है, उस प्रकृति के जितने भी पॉइंट है वो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है वो है अपने शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस के। तो इन 3 को तो कंपल्सरीली करना ही है और उसके अलावा जितने पॉइंट है उनमें से एनी 6 करने हैं। देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स बताए गए हैं। ये चार्ट आप देखेंगे, चार्ट को बहुत अच्छे से बिल्कुल याद रखना है। इसके तीनों लेवल्स के फंक्शंस क्या हैं ये भी आपको अच्छे से करने हैं। देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मेन फंक्शन एंड सबसाइडरी फंक्शंस। मेन फंक्शंस इज वेरी कंपल्सरी बिकॉज ये पूरी एक प्रोसेस है, ये एक जो पूरे कार्य करने की स्टेप बाय स्टेप पूरी जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक पॉइंट जो है वो इंडिविजुअल एक एक चैप्टर के रूप में हम आगे देखेंगे। तो इस प्रोसेस को आपको सीक्वेंस वाइज अच्छे से लर्न करना है। देन लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद जो हमने डिफरेंस देखे थे मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं का डिफरेंस भी देखा था। इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, इसमें अदर पार्टीज टू कस्टमर्स, टू एम्प्लॉयज, टू शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, सप्लायर्स, सेल्फ, लैंडर्स, बिजनेस एंड नेशंस। देन स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी पॉइंट है वो सब इम्पोर्टेंट है। इसमें से एनी 8 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है। नीड ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंडिया, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि अभी के इस ग्लोबलाइजेशन के युग में एक अच्छा मैनेजमेंट ही अपनी बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ करवा सकता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ था। इसका जो सेकंड चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने मेन 2 ऑथर्स के या 2 मैनेजर्स के हमने देखे थे, जो है एक तो हेनरी फेयोल और दूसरे हैं F.W. टेलर। इन दोनों ही प्रबंध शास्त्रियों ने अपने अपने वर्क प्लेस पर अपने जो अनुभव है उनके आधार पर प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसलिए इन दोनों को ही बहुत इम्पोर्टेंट इनके इम्पोर्टेंस है और इनके जितने भी जो हमने देखे हैं प्रिंसिपल्स उन सबका अपना महत्व है। अपने अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर जो उन्होंने अपने अनुभव दिखाए हैं उन्हें हमें भी हमारे उपक्रम में अप्लाई करना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल एंड टेलर, जो ये दोनों ही प्रबंध शास्त्री थे, इनके कुछ सिद्धांत ऐसे थे जिनमें समानताएं थी और कुछ सिद्धांत ऐसे थे जिनमें असमानताएं थी। तो इन दोनों को ही देख करके और जो सिमिलरिटी है उन्हें हम अप्लाई अपने बिजनेस में कर सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड चैप्टर भी हमारा पूर्ण हुआ था। थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट, जो हमारा व्यावसायिक वातावरण अभी चल रहा है, हमारे बिजनेस में हमारे सराउंडिंग क्या क्या हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं और जिन पर हमारा कंट्रोल भी होता है और कुछ पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारे बिजनेस को फिर डाइवर्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा था इसका जो मेन चैप्टर का पूरा सार है वो था कंपोनेंट और फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट।
इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से करने के लिए मैंने कहा है। इसके बाद जो डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसको भी बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को हमने देखा है। आप इसको लर्न करते रहिए और इसकी वीडियो बना करके और मुझे सेंड कीजिए। फिर इंडियन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, इसके भी 3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके बाद जो डिमोनेटाइजेशन है, इसकी एक जनरल स्टडी के रूप में हमने देखा था। और फिर इकोनॉमिकल चेंजेस इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट सिंस 1991 के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को भी हमने देखा था। पॉइंट के इसमें एक एक पॉइंट देखा था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों पॉइंट्स के माध्यम से हमने क्या क्या चेंज किए गए हैं वो देखे थे। इसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, ये भी हमने पॉइंट वाइज देखे हैं। इन सबको आपको पढ़ करके और लर्न भी करना है और अपने नोट्स भी तैयार करने हैं। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इसके भी हमने पॉइंट्स देख लिए थे। और इसमें जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में मैनेजर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो अभी बदलता हुआ वातावरण है, व्यवसायिक परिवेश है, उसमें मैनेजर को क्या क्या अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए, वे पॉइंट यहाँ पर दिए थे। इसे भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स होता है नियोजन। नियोजन मतलब पहले से हम तैयारी कर ले, पूर्व हम योजना बना ले कि हमें क्या कार्य करना है, क्या हमारा बिजनेस का उद्देश्य है, हम हमारे उपक्रम में क्या क्या चाहते हैं, ये सारा प्लानिंग के थ्रू हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। प्लानिंग जो है वो पूरी एक प्रोसेस भी है। इस प्रोसेस को जो हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसको उस मैनेजमेंट की प्रोसेस में पहला पॉइंट जो होता है वो प्लानिंग का माना गया है। तो इसलिए हम सबसे पहले प्लानिंग की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी पूर्ण करते हैं। प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हमें सीक्वेंस वाइज हमें प्लानिंग में क्या क्या करना है, तो ये इसके लिए हमारे पास चार्ट के रूप में मिलेगा। ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसमें एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना है। फिर डेवलपिंग प्रीमिसेस है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान, शेड्यूल्ड ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, कम्युनिकेटिंग प्लान्स एंड सेक्यूरिंग कोऑपरेशन, फॉलो अप एंड रिव्यू। तो ये 8 पॉइंट के माध्यम से जो प्रोसेस बताई गई है प्लानिंग की, इसे आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट्स दिए हुए थे वो थे एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ टाइप्स ऑफ प्लानिंग। जो इसके पॉइंट्स हैं ये 9 पॉइंट्स हैं। 9 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं प्लानिंग के। इन्हें आप इस चार्ट के माध्यम से भी अच्छे से याद कर सकते हैं। इनका इंडिविजुअल एक एक पॉइंट जो है ये पूरे 9 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से करना है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट के लिए भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर इसके बाद इसेंशियल और रिक्विरिटीज और एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड प्लान, एक अच्छा प्लान कैसा हो, उसके भी यहाँ पे पॉइंट बताए गए थे। इसमें से आपको भी 6 पॉइंट करने हैं। तो यहाँ तक हम अभी तक कर चुके हैं। अब हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन अब हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को जो हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसके सेकंड वाली स्टेप के रूप में देखा जाता है। पहले हमारी प्लानिंग थी, मतलब योजना तैयार करना, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन तैयार करना है। इंट्रोडक्टरी मीन्स प्रारंभिक। Organization is a group of individuals who establish a relationship between the resources of an enterprise and human efforts to achieve the general objectives of getting maximum result out of least efforts. The goals of an organization are determined at the stage of planning, which spells out clearly as to what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and by whom it is to be done. To achieve the goals as determined, the tasks are further divided amongst different peoples.
संगठन जो होता है वह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी संस्था के संसाधन, जितने भी रिसोर्सेस है और मानवीय प्रयास, मनुष्यों के द्वारा जितने भी एफर्ट किए जाते हैं, उन्हें इस तरह से संबंध को स्थापित करना इन दोनों के बीच में कि न्यूनतम प्रयास से अधिकतम हमें प्रॉफिट हो सके या परिणाम मिल सके। संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उनको नियोजन के अंतर्गत निर्धारित कर निश्चित कर लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा यह कार्य करना है। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था के कार्यों को अनेक उपकार्यों में भी विभाजित कर दिया जाता है। When two or more than two persons work together in an enterprise, it becomes necessary to divide the work between them and establish coordination. This is termed as organization and leads to the beginning of organization process. The word organization has been derived from the word organism. It means body or a structure which is divided into various parts which also have to be required connection amongst themselves by means of a network. जो भी हम उद्देश्य रखते हैं उन उद्देश्यों को तभी हम सफलता से प्राप्त कर सकते हैं जबकि व्यक्तियों के बीच में आपसी सहयोग और संबंध हो। प्रबंध के द्वारा भी इन कर्मचारियों की क्रियाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना आवश्यक होता है। एक कोई भी संस्था होती है उसके अनेक विभाग होते हैं, जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इनमें अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाती है। जितने भी हमने कर्मचारी को एम्प्लॉयमेंट में के थ्रू हमने उनको अपने यहाँ कार्य के लिए रखा है वो विभिन्न विभागों में कार्यरत रहते हैं जिन्हें कार्य की पूर्ण करने के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व भी सौंपे जाते हैं। तो इस तरह से जब जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो हमारी मानव शरीर की जो संरचना है उस पूरी संरचना में जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन सबका अपना इम्पोर्टेंस है। तो उन सबका जो इम्पोर्टेंस है वही हमारे बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन को भी शरीर की भांति ही समझा जाता है और उसके जितने भी पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि वे सब मिलकर ही पूरे एक जो बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है उसे चलाते हैं या उपक्रम को संचालित करते हैं। इसलिए बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे एक मानव शरीर के रूप में देखा जाता है। The human body has great similarity to organization. Different parts of the body perform different functions in close cooperation with each other. An enterprise is also divided among various departments like purchase department, finance, sales, persons, and there are many persons working in enterprises is achieved by building, developing and maintaining a structure of working relationship among them. The process of establishing this relation is referred to as organizing and the structure of relationship is referred to as organization. Thus organization is taken to be a dynamic process which is essential for bringing and tying people together for the accomplishment of the desired goals and objectives. It refers to the manner in which the lines of communication, the line of superior and subordinates relationship is established in the enterprises. It should be clear that the need for an organization arises only when the number of persons working in an enterprise are more than one. It is then that each of the persons is supposed to how to know that what is his area of activity, in what way he will cooperate and coordinate with others, in what manner he will receive order and report back. In a single person enterprise, all the activities are performed by the single person and there is no need to divide the work. When there is no division of work and need of organization does not exist.
जब स्मॉल बिजनेस होता है, जब छोटे रूप में बिजनेस किया जाता है, वहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक ही व्यक्ति पूरा प्लान भी कर लेता है और अपने अकॉर्डिंग ही, अपने प्लान के हिसाब से जो जो क्रियाएं करनी होती है वो कर लेते हैं। लेकिन जब आज के जो ग्लोबलाइजेशन के युग में बिजनेस का क्षेत्र काफी विस्तृत हुआ है, बिजनेस को सब लोग वाइडर मतलब बड़े विस्तृत रूप में करना चाहते हैं, उसके लिए एक बड़ी संस्था में एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी लोग मिलकर के कार्य करने वाले हैं वो सब उसके ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस को पूर्ण करवाते हैं। Then concept and meaning of organization. An organization is group or association of people who join hands together to work is coordination for achieving organizational objectives. To execute any work, it is necessary that proper organization of women, physical and financial resources is done beforehand. No business enterprises or any other organization wanting to achieve some objectives through a team of people can do so unless the people operating in it take a systematic coordination step in that direction. Suppose a cricket match is to be played on a ground. The captain of the fielding side is supposed to position his teammates on their respective place in such a manner that the batting side is sent back to pavilion soon. Similarly, the batting sides has to be sequence the order of batsmen that they score maximum runs. The meaning hereby is that the team which will be more organized and systematic will be victorious. इस तरह से संगठन को हम इसके कंसेप्ट को इस तरह से समझ सकते हैं कि संगठन व्यक्तियों का वह समूह होता है जो कि संस्था के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर समन्वित रूप से कार्य करते हैं। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी एक उपक्रम में साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य का जो विभाजन कर उनमें समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है उसे ही संगठन कहा जाता है और यहीं से संगठन की क्रिया का प्रारंभ भी होता है। अंग्रेजी भाषा में जो ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति है वो ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका कि आशय है कि शारीरिक संरचना और जो अंगों से विभाजित होते हुए मुख्य इकाई या फिर केंद्र बिंदु से जुड़ा रहता है। एक जो बिजनेस की यूनिट होती है उसमें अनेक प्रकार के विभाग भी होते हैं, सब अलग अलग कार्य करते हैं और सभी के मुख्य जो उद्देश्य होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सभी विभागों में कार्य की प्रकृति अलग अलग होती है, किंतु सभी के जो उद्देश्य है उनका विकास करना ही उद्देश्य होता है। जिस प्रकार क्रिकेट के टीम में फील्डिंग करने वाली टीम का जो कैप्टन होता है वो फील्ड में अपने जो प्लेयर्स होते हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि जो उनकी अपोजिट टीम है उसमें सभी खिलाड़ी शीघ्रता से आउट हो जाएं ताकि हम विजय प्राप्त कर सकें। तो इसका आशय भी यही है कि विजय उसी टीम की होती है जो संगठित है और व्यवस्थित रहता है। इसमें एक डेफिनेशन बताई गई है केसी टॉम की। According to Casey Tom, a sound from the organization is the answer to every business problem that a poor organization could run a good product into the ground, and that a good organization which a poor product could run a good product out of the market. तो इस तरह से इस डेफिनेशन के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के महत्व को समझाना चाहते हैं कि एक अच्छा जो संगठन होता है वो अपने जो एफर्ट से या अपने कमजोर उत्पादन वाली इकाई को भी या उस यूनिट को भी मार्केट में अच्छे से एक्सपोज कर सकता है और एक कमजोर संगठन अच्छे उत्पादन को भी मिट्टी में मिला सकता है। और जो अच्छा संगठन है जिसके पास उत्पादन भले कमजोर है या अच्छा माल उनके यहाँ नहीं बन रहा है लेकिन वह
अगर अपने स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस तरह से मार्केटिंग करेगा या इस तरह से अपने यहाँ के सारे क्रियाकलापों को या अपनी वर्किंग को इस तरह से दिखाएगा, तो वो अपने मार्केट में टिका रह सकता है और कंपटीशन में सक्सेस भी प्राप्त कर सकता है और अच्छे उत्पाद को बाजार से भगा भी सकता है। तो इस तरह से हम इसे और इस विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू पीपल एंड ऑल्सो टू एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप। A few more definition of organization by some renowned other author in given below। तो और भी डेफिनेशन को हम देखेंगे, इसके पहले इसे ब्रीफ जो वी कैन से दैट लिखा है इसका भी समझ लेते हैं। जो संगठन होता है उसका तात्पर्य हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उससे संबंधित जितने भी हमारे विभाग होते हैं उन्हें हम इस तरह से संयोजित करें कि निर्धारित लक्ष्य जो हमने रखा है उसे हम बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकें और हम हमारे जो अथॉरिटी के जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनको भी मेंटेन रख सकते हैं, सही सबकी ड्यूटीज को अलोकेट करें। तो इस तरह से हम बिजनेस को काफी ग्रोथ करवा सकते हैं और हम मैनेजमेंट की प्रोसेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन जितने भी ऑथर्स की दी हुई है ये सारी डेफिनेशन को आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। अभी आपका होमवर्क है कि होमवर्क में आप ये सारी डेफिनेशंस को पढ़ें और इसके बाद जो डार्क अक्षरों में यहाँ लिखी हुई इन दिस वे वी कैन से दैट, इस डेफिनेशन को आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ये सारे जितने राइटर्स की या ऑथर की डेफिनेशन है इन सबके सार के रूप में या समराइजिंग के रूप में यहाँ पर ये डेफिनेशन बताई गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हमारी यही बन जाएगी जो यहाँ पे समझाई गई है। इसे हम देख लेते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग इज दैट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विथ ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज with man, machine, money, material and method and establishing relationship among them for the accomplishment of specific objectives। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संगठन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं उनमें हम इफेक्टिव तरीके से समन्वय स्थापित करें, सबकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन है उसको अच्छे से बनाए रखें ताकि जो भी उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हम कर सकें। संगठन के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं हैं उनका हम ग्रुपिंग कर दें, समूहीकरण कर दें और उनको संपन्न करने के लिए जो योग्य व्यक्ति हैं उनकी ही नियुक्ति करें। इसमें हम जो इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितने भी हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, मेन, मशीन, मनी, मटेरियल एंड मेथड, ये 5 M's जो बिजनेस के एम्स कहलाते हैं, 5 उद्योग के एम्स माने जाते हैं। तो इनका हम सही यूज कर सकें एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करके। तो इस तरह से इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और इसके बाद अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की विशेषताएं। Following characteristics of organization emerge from its various definitions. First point, division of activities. Total work required to be done to achieve the organizational objectives are divided into different activities and tasks. All these tasks and activities are put in logical group. जितना भी हमने संगठन बनाया है या हम जो संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं उस संगठन के जो उपक्रम है या उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए ही हम कार्यों को, जितने भी हमारी प्रोग्राम्स हैं या जितने हमारे कार्य हैं उनको उप कार्यों में भी विभाजित कर देते हैं। Second point, determination of responsibility and authority. Organization determines the responsibility and authority and clear which group is expected to assume the same. जितने भी हमारे अधिकार और उत्तरदायित्व हैं उन सब का हमें निर्धारण करना चाहिए। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए
लागू होता है कि उसे हम जो भी कार्य दे रहे हैं या जो कार्य उसे सौंपा जा रहा है उसके लिए उसे हम अधिकार भी दें और उसके उत्तरदायित्व को भी तय कर दें। फ्रेमवर्क ऑफ पोजीशन, थर्ड पॉइंट, इट्स स्ट्रक्चर डिपिक्ट द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस पोजीशंस in the enterprises from top to bottom. These relationships tell us who is supposed to do and what and who has to receive order from whom. जितने भी यहाँ पे हमने किसी भी कार्य को करने के लिए किसी को स्थापित किया है या हमने उसे स्टैब्लिश किया है, उन सबके कार्यों को हम इस तरह से डिवाइड कर दें टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक, ताकि उनके आपस के जो संबंध हैं वो संबंध भी अच्छे बने रहे, वे एक दूसरे के प्रति समझदारी से मिलजुल कर कार्य करते रहें। 4 point, coordination. Organization facilitate coordination amongst various person and among various departments in such a way that all round efficiency increases. जितने भी हमारे यहाँ कार्य करने वाले सबऑर्डिनेट्स हैं या कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय की स्थापना करना, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि संगठन में जितनी भी क्रियाएं होती है उनमें यदि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहेगा तो ही वे अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं या गोल्स को अचीव कर सकते हैं। टूल्स टू डेवलप relations. Organization brings the people closer through establishing defining their interpersonal social relations. ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही जितने भी आप वहां पे कार्य करने वाले हैं वो एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं और उनमें आपस में इस तरह से मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं कि उसका फायदा हमारे बिजनेस में उपक्रम को प्राप्त हो जाता है। तो संगठन में जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के लिए कार्य करने के लिए उन लोगों में ऐसे संबंध स्थापित करवाना चाहिए जिससे कि वे अपनी कला को पूरी तरह से अपने बिजनेस में लगा सके और उनके संबंध भी अच्छे बने रहे, वे आपस में कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकें और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। It is a process. Organization functions of management involves performing a sequence of steps for establishing working relationship among members. जितने भी वहाँ के members हैं उन सबके बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हो, वे अपने कार्यों को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में कर सके और तभी हमें जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं वह पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएंगे जब वे उनके कार्यों को, जिन्हें जो कार्य दिया गया है वे उसे सुचारू रूप से करते रहें। तो यह एक तरह की प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें इस तरह से समन्वित करें, उन्हें इस तरह से कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रेरित करें कि उसका हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का फायदा हम बिजनेस में उठा सकें। 7 point, universal function. Wherever group activity is involved, organization is needed for cordial and coordinated performance. यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जहां पर भी ग्रुप एक्टिविटी होती है वहां सब दूर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना आवश्यक होता है और वे आपस में कोऑर्डिनेट करके ही परफॉर्म करेंगे और उसके हिसाब से ही फिर हमारे बिजनेस को उन्नति या आगे बढ़ने के या प्रगति के अवसर प्राप्त होते हैं। तो जितना भी हमारे यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है वह पूरी तरह से हमारे बिजनेस को ग्रोथ करवाने में लगा रहे, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज अ स्ट्रक्चर। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप which is called organization structure. Therefore, organization is not only a process but also a structure. This structure binds the people and coordinate their work. जो भी हमारे यहाँ का कार्य है, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को रिजल्ट जब हम उसका प्राप्त करना चाहेंगे अच्छा, तो उसके लिए जरूरी है कि हम व्यक्तियों के आपसी संबंध को अच्छे बनाने का प्रयास करें, जो कि हमारे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से करवाया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है।
तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर उनको बाउंड करता है कि वे उनके कार्यों में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। इस प्रकार संगठन जहां पर एक सोशल एक हमारी मेथड के रूप में कार्य करती है, वहीं यह बिजनेस की बेसिक के रूप में भी होती है। मतलब यह बिजनेस की आधारशिला है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क होता है या ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो होती है, वो भी काफी सोच समझकर की जानी चाहिए। जितने भी हमने पॉइंट देखे हैं, इन पे से 5 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए। टोटल 8 पॉइंट में से एनी 5 आपको अच्छे से करना है। तो इसके बाद अब अपन इम्पोर्टेंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये पूरा लर्न करें और इसके लर्निंग की वीडियो आप मुझे भेजते रहिए, सेंड कीजिए। अभी तक किसी की भी लर्निंग की वीडियो मेरे पास नहीं आई है, तो आप प्लीज जितना भी लर्न करें, वो जो लर्न कर रहे हैं उसकी वीडियो जरूर बना ले और मुझे भेजिए, क्योंकि उसकी आप लोगों की जो वीडियो आएगी उसके अकॉर्डिंग ही हम कितना आप लर्न कर रहे हैं ये समझ में आएगा, और उस वीडियो पर फिर आप लोगों को ग्रेडिंग भी दी जाएगी, जो कि आपके एनुअल रिजल्ट को काफी प्रभावित करेगी। इसलिए आप वीडियो जरूर बनाएं, लर्निंग करें और मुझे सेंड करते रहिए।